हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है उनसे रिलेटेड हम पढ़ रहे थे कि उनके डायग्राम क्या होते हैं, उनसे संबंधित गुणधर्म है वो क्या होते हैं। और उनके बाद में हमने पढ़ा था कि जो हमारे गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो मुख्य परिभाषाएं होती है, ध्रुव क्या होते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या आदि, इनसे रिलेटेड हमने जो फैक्ट है वो हमने जाने थे, इनकी डेफिनेशन थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो वीडियो है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनके बाद में जो हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनसे समझने के लिए सबसे पहले हमें 4 नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 4 नियम हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो क्योंकि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे जो प्रतिबिंब के जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है और उनके लिए कौन कौन से नियम होते हैं वो लागू होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा नियम है वह है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस या फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। तो यह किस तरह से गुजरती है हम इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसके लिए ये नियम है वो किस तरह से लागू होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कि हमारा एक अवतल दर्पण है, हम इसके बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, हम इसकी एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर है, ये हमारे दर्पण की एक मुख्य अक्ष हो गई। अब अगर किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशीय किरण इस दर्पण पर आपतित करवाते हैं, तो मान लेते हैं कोई किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशीय किरण है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाशीय किरण है जो किसी प्रकाश स्रोत से इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजर जाती है, और ये जो हमारा बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा वो होगा हमारा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु F। ये हो गई हमारी प्रकाशीय किरण। तो इस प्रकार अगर जो हमारा अवतल दर्पण है उस पर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वह आपतित होती है, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण के लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसके लिए ये नियम किस तरह से लागू होता है। तो जैसे कि ये है हमारा एक उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण नहीं है, अगर हम इसके अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, अगर हम इसके अंदर की ओर पॉलिश करते हैं तो पॉलिश करने के बाद इसका जो बाहरी पृष्ठ होगा वह एक परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इसकी जो मुख्य अक्ष है वह इसके परावर्तक पृष्ठ के बीच से गुजर रही है। अगर हम मान लेते हैं किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशीय किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशीय किरण होती है वह हमेशा परावर्तक पृष्ठ की ओर आपतित होती है। इसके अंदर के भाग की ओर पॉलिश की हुई है, तो इसके अंदर के भाग से वो प्रकाशीय किरण आपतित नहीं होगी, बल्कि इसके बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ की ओर आपतित होती है। तो मान लेते हैं किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, वह इस दर्पण पर आपतित होती है। तो दर्पण पर आपतन होने के पश्चात यह इसके जो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु होगा उससे गुजर जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है इस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण होगी वह इसके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये हमें गुजरती हुई प्रतीत होती है, जबकि ये वास्तव में गुजरती नहीं है। ये प्रकाशीय किरण इस दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है, ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारी प्रकाशीय किरण इस दर्पण पर आपतित होती है, तो ये दर्पण पर आपतित होने के पश्चात हमें मुख्य फोकस से गुजरती हुई
प्रतीत होती है, जबकि ये वास्तविक रूप से इस दर्पण से नहीं गुजरती है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे जो गोलीय दर्पण है उस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से गुजर जाती है या उत्तल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये था हमारा डायग्राम अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, और ये जो हमारा डायग्राम है यह है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो ये हमारा जो नेक्स्ट नियम होगा वह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये जो हमारा फर्स्ट रूल था इसी का जस्ट ये विपरीत है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर किसी मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से गुजरती हुई किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात जो हमारी मुख्य अक्ष है उसके समांतर परावर्तित हो जाती है। तो ये जो अवतल दर्पण है उसके लिए तो किस तरह से लागू होती है और जो उत्तल दर्पण है उसके लिए किस तरह से लागू होती है ये देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा डायग्राम होगा वह होगा उत्तल दर्पण के लिए। ये हम इसके बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं। बाहर की ओर पॉलिश करने के बाद ये एक अवतल दर्पण बन जाता है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका एक मुख्य अक्ष है जो कि इसके बीचों बीच जिसको परावर्तक पृष्ठ है उससे गुजर रहा है। अगर कोई प्रकाशीय किरण, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका फोकस बिंदु F है वह स्थित है। मान लेते हैं किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशीय किरण ये जो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है इस पर गुजरती हुई आपतित होती है। मान लेते हैं कि कोई प्रकाशीय किरण इस पर गुजरती हुई आपतित होती है। यह किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशीय किरण इसके मुख्य फोकस से गुजरती है तो ये जो दर्पण से टकराने के पश्चात ये हमारी जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर परावर्तित हो जाती है। तो ये कोई प्रकाशीय किरण इस दर्पण पर आपतित होती है तो ये दर्पण पर टकराने के पश्चात जो मुख्य अक्ष से गुजरेगी और उसके बाद ये दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के पश्चात ये इसके जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर परावर्तित हो जाती है। ये यहाँ पर होगा इसका ध्रुव P हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई और ये है हमारी प्रकाशीय किरण जो कि दर्पण से टकराने के पश्चात अगर फोकस बिंदु से गुजरती है तो उसके बाद दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के है वह समांतर परावर्तित हो जाती है। तो ये था हमारा डायग्राम अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अब जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम होगा वह होगा उत्तल दर्पण के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक उत्तल दर्पण है और यहां पर इसकी एक मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसकी एक मुख्य अक्ष है जो कि इस उत्तल दर्पण से बीचों बीच गुजर रही है। अगर कोई प्रकाशीय किरण इस मुख्य फोकस से गुजरती हुई इस दर्पण पर आपतित होती है, जैसे कि ये कोई प्रकाशीय किरण है जो कि इस दर्पण पर आपतित होती है मुख्य फोकस से गुजरती हुई, तो यहाँ पर ये इसके मुख्य फोकस से तो नहीं गुजरेगी क्योंकि जो इसका मुख्य फोकस होगा वह इस दर्पण के अंदर की ओर होगा। तो ये जो प्रकाशीय किरण है वह कुछ इस तरह से आपतित होगी। यहाँ पर जो हमारा बिंदु होगा वह होगा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। तो अगर कोई प्रकाशीय किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है तो ये हमारी प्रकाश किरण हो गई जो कि मुख्य फोकस पर गुजरती हुई आपतित होती है। ये वास्तव में गुजरती नहीं है तो ये दर्पण से टकराने के उपरांत ये दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये कुछ इस तरह से है कि अगर जो हमारी प्रकाश किरण होगी
वह दर्पण से टकराने के पश्चात ये परावर्तित किरण के रूप में परावर्तित हो जाती है। और ये जो डॉटेड लाइन जो अंदर की ओर है वह इस तरह से दर्शाई जा रही है कि ये वास्तव में ऐसा प्रतीत होता नहीं है, ये वास्तव में ऐसे घटना होती नहीं है, बल्कि ये हमें प्रतीत होती है। ये एक आभासी घटना होती है दर्पण के इस साइड, और ये जो वास्तविक रूप से जो घटना होती है वह दर्पण के इस साइड होती है कि हमारी जो प्रकाश किरण है वह दर्पण से टकराने के पश्चात ये इसी दिशा में परावर्तित हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये था हमारा डायग्राम उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए तो ये था हमारा सेकंड रूल कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के गुजरती हुई आपतित होती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वह कुछ इस तरह से है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी वक्रता केंद्र पर गुजरती हुई आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में अर्थात वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर जाती है। इसे समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के द्वारा। जैसे कि ये हो गया हमारा एक इसके बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए तब ये एक अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। तो ये है हमारा एक अवतल दर्पण। अगर हम इसके बीचों बीच एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, जैसे कि ये हो गई हमारी एक मुख्य अक्ष। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका एक मुख्य फोकस कैपिटल F स्थित है और इससे जो नेक्स्ट हो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C स्थित है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई इस दर्पण पर आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद, जैसे कि ये प्रकाश की किरण इस C से गुजरती हुई आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस इसी दिशा में लौट जाएगी और वक्रता केंद्र C से ही वापस गुजर जाएगी। तो ये था हमारा डायग्राम तीसरे रूल के लिए अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अब हम इसी रूल को पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है हमारा एक गोलीय दर्पण। अगर हम इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दें तो ये एक उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो ये है हमारा एक उत्तल दर्पण और यहाँ पर है मान लेते हैं इसकी एक मुख्य अक्ष। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका मुख्य फोकस कैपिटल F और यहाँ पर इसका जो वक्रता केंद्र है वह है C। तो अगर कोई प्रकाश की किरण जैसे अवतल दर्पण में तो वह वास्तविक रूप से गुजरती है, लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उससे गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो जैसे कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर स्थित है वह इस वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जबकि हमारी प्रकाश की किरण होगी वह वास्तविक रूप से इस दर्पण से टकराकर यहीं से ही लौट जाएगी, लेकिन ये हमें वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमें वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जबकि ये वास्तव में गुजरती नहीं है। तो ये इस दर्पण से टकराने के पश्चात, जैसा कि ये कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात वापस इसी पथ पर और इसी दिशा में लौट जाती है। तो ये जिस प्रकार से ये प्रकाश की किरण हमारे जो वक्रता केंद्र है उस पर गुजरती हुई आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये था हमारा थर्ड रूल कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई किसी गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी पथ पर और उसी दिशा में वक्रता केंद्र C से गुजर जाती है, परावर्तित हो जाती है। अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि हमारा फोर्थ रूल है और आखिरी रूल है प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित, वो है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष पर हमारी जो अगर तिर्यक आपतित होती है, तिर्यक से यहाँ पर मतलब है तिरछी आपतित होती है, तो तिरछी आपतित होगी तो किसी कोण पर आपतित होगी। तो अगर किसी कोण पर तिर्यक या तिरछी आपतित होती है तो ये वापस उसी कोण पर तिरछी परावर्तित हो जाती है। किस तरह से परावर्तित होती है, चलो इसे समझते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक अवतल दर्पण है, जैसे कि ये कोई हमारा एक अवतल दर्पण है, और अगर हम यहाँ पर इसकी एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका एक मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका एक मुख्य अक्ष है। तो अगर कोई प्रकाश किरण इस पर, जो हमारा यहाँ पर दूरवय है, दूरवय कैपिटल पी के द्वारा इसे मैं दर्शा देता हूँ, तो अगर कोई प्रकाश किरण इस दूरवय पी पर तिर्यक या तिरछी आपतित होती है, जैसे कि ये कोई प्रकाश किरण है जो इस दूरवय पी की ओर तिर्यक आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है, तो ये दर्पण पर किसी कोण पर आपतित होगी, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात उसी कोण पर तिरछी परावर्तित हो जाती है। जैसे कि ये हमारे दूरवय पी पर टकराने के पश्चात वापस उसी कोण पर तिरछी परावर्तित हो जाती है। ये हमारी प्रकाश किरण आपतित होती है, तो ये दर्पण पी से दर्पण पर दूरवय पर टकराने के पश्चात ये वापस उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। जैसे कि ये आई कोण बनाती हुई आपतित हो रही है और ये कोण आर बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आई और जो आर का मान है वह बराबर होगा। तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अगर हम बढ़ते हैं इसी कंडीशन को उत्तल दर्पण के लिए, तो जैसे कि ये हमारा एक दर्पण हो गया, अगर हम इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं, अंदर की ओर पॉलिश करने के बाद ये एक उत्तल दर्पण बन जाता है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका एक मुख्य अक्ष हो गया, इसके बीचों बीच एक मुख्य अक्ष हो गया, और अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर इसका दूरवय मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसका दूरवय P हो गया, तो अगर कोई प्रकाश किरण इस दूरवय P की ओर मुख्य अक्ष पर तिर्यक आपतित होती है, जैसे कि कोई प्रकाश किरण इस दूरवय P पर तिर्यक आपतित होती है, तो ये दूरवय P दर्पण पर टकराने के पश्चात वापस उसी कोण पर तिर्यक ही परावर्तित हो जाती है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये भी कोण आई बनाती हुई आपतित होती है, वो तो दर्पण से टकराने के पश्चात कोण आर पर परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी प्रकाश किरण आपतित होती है और ये दर्पण से टकराने के पश्चात वापस कोण आर बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। तो ये था हमारा एक उत्तल दर्पण, और ये अवतल दर्पण के लिए हमने फोर्थ कंडीशन देखी है। तो उसी फोर्थ जो रूल है उसी हमने उत्तल दर्पण के लिए देखा है। तो ये थी कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए। तो ये थे हमारे कुछ 4 रूल जो कि प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, उसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे कि जो हमारी वस्तु है उसे अलग अलग स्थानों पर रखेंगे और उसके लिए प्रतिबिंब निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारे जो 4th रूल है इन्हें समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसे अगर जो हम अगली वीडियो देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लासेज में। जो अगली वाली वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।